नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं चुनाव से पहले खुशखबरी की। जिस तरह से हमें अपने घर को चलाने के लिए एक बजट की जरूरत होती है, इस तरह से देश को भी एक बजट बनाना पड़ता है। इसमें साल भर के खर्च और कमाई का लेखा जोखा होता है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सस्पेंड 146 सांसदों का निलंबन अब रद्द हो गया है और बजट सत्र से पहले यह निलंबन को रद्द कर दिया गया है। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी है। जोशी ने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और हमने पहले ही कहा था कि इंडिया गठबंधन केवल फोटो शूट है। गठबंधन की मौत करीब ही आ चुकी है, ऐसा उनका कहना है। तमाम ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है और वहीं मोदी सरकार इस बार बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी कर सकती है, ऐसी खबर सियासी गलियारों में ऐसी हलचल मच रही है। और अर्थशास्त्रियों की माने तो सरकार इस स्कीम के तहत सालाना 9,000 रुपए किसानों के खातों में भेज सकती है और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 9,000 रुपए मिल सकता है। ये ऐसी हलचल मचती हुई दिख रही है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम बिंदु हैं अपने पास। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान प्रमोद सिंह राजन जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, मंजू त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी, और विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर आलोक सोती जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, बजट कल से चालू होगी, जो सत्र है कल से चालू होने वाला है और तमाम ऐसी चीजें सामने आई हैं और जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। जो सांसद जिनको निलंबित किया गया था उनकी भी उसको रद्द कर दिया गया है निलंबन को। और बात ये सामने आई है कि पीएम किसान निधि जो किसानों को दी जाती थी उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। क्या ये सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक बॉल पर 12 रन मारने की तैयारी तो नहीं है? जी है स्नेहा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं क्योंकि ये छठी बार लगातार जो है निर्मला जी बजट पेश करने जा रही हैं और ये इंटरिम बजट है और आप देख रही हैं कि इलेक्शन ईयर है, इसके तुरंत बाद इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो है बजट आएगा। ऐसे में सरकार चाहेगी जो उसका सबसे बड़ा वोट बैंक है उस पर जो है उसकी निगाह सधे रहे और आपने देखा है कि जो उम्मीद की जा रही, जो क्यास लगाए जा रहे हैं, एक बड़ा इजाफा 50% का इजाफा किया जा रहा है। अभी तक 2,000 रुपए हर चौथाई में यानी हर 4 महीने में जो 1,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि मिलती थी, जिसमें 50% का इजाफा करके ये अब कर दी जाएगी 3,000 रुपए, यानी साल भर में 9,000 रुपए जो है प्रति फैमिली जो है किसानों को दिया जाएगा। तो कुल मिला के एक बार फिर से किसानों को अपना दिखा रहे हैं, एक वर्चस्व बनाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए अपने साथ है। लेकिन हम देख रहे थे बजट में इस बार केंद्रियों के लिए भी एक बड़ा पिटारा खुल सकता है। आपने देखा था कि जो न्यूनतम सैलरी है केंद्रीय कर्मचारियों की वो 18,000, जिसको बढ़ा के काफी दिनों से डिमांड चल रही थी, 26,000 रुपए करने की बात है। डीए आपने देखा था कोरोना का 2021 कर दिया था, उसको भी रिलीज करने की बात की जा रही थी। हालांकि आपने देखा था 7% पे रुका था, उसमें 11% का इजाफा करके 28% तक ले गए हैं। तो डीए का जो एरियल है वो भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन हमको तो उम्मीद कम लगती है। साथ में इस बार 8वां वेतन आयोग आने की भी जी नहीं दिए जा रहे हैं। कुल मिला के अगर आप टैक्स की बात करें तो टैक्स में कोई डायरेक्ट हम लोग को मिलने वाला, लेकिन तमाम चीजें ऐसी होती है टैक्स के अंदर, हाउस टैक्स होता है, जो HRA वाला होता है, उस लिमिट आपकी बढ़ाई जा सकती है और काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं बजट में, फाइनेंस में, उसके तहत बजट को दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम होने वाला। बिल्कुल ठीक है। विलक्षण सक्सेना जी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप कि पीएम किसान निधि में बढ़ोतरी होने वाली है और लोकसभा चुनाव एकदम करीब आ चुके हैं और उस वक्त ऐसी हलचल मची है कि इसमें बढ़ोतरी होगी, यानी कि आप समझिए कि 9,000 रुपए अब किसानों के खातों में जाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ चेंजेस दिख सकते हैं चुनाव के मद्देनजर हम इसको देखें अगर तो? देखिए, किसान
आज की डेट में चाहे पहले के चुनाव जो निकल गए थे वो हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे लोकसभा के बाद हो, किसान हमेशा एक फोकस एरिया रहा है। और सामने कि ये जो देखने को मिल रही है, ये ठीक प्रोग्रेसिव कदम है, बट ऑफकोर्स ये क्वालिफाई करता है इसी बात को कि अंत में तो ये एक चुनावी मूव है। अगर हम ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली अगर गवर्नमेंट एड्रेस भी करना चाह रही है कि किसानों को कैसे प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, तो अभी सबसे बड़ा जो फोकस बजट के अंदर किया जा सकता है वो सम्मान निधि से किसानों के लिए एमएसपी के स्ट्रक्चर को मिनिमम, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कटाई की सीजन के बाद पूरे प्रॉपर एक पूरा पोर्शन आएगा जब किसानों को मंडी में अपने दाम मिलने की समय शुरू होगा। तो ये सरकार की तरफ से बजट में किसानों को किस तरह से करेक्ट वैल्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस के लिए मिले, इसकी ज्यादा फोकस करना जरूरी है जी। क्योंकि हमने यहाँ पे चुनाव की बात करी है स्नेहा जी, तो ये चीज भी देखना बहुत जरूरी होगी कि पिछले जितने भी बजट अभी तक मोदी सरकार द्वारा पारित करे गए, खासतौर से कोरोना के बाद से, इसमें ज्यादातर फोकस बहुत ही गरीब तबके को और ज्यादा किया गया। अभी भी मध्यम वर्ग की जो एक है सर्विस सेक्टर है पूरे देश का, इसमें बीच में अभी तक कोई भी खास रियायत उन्हें नहीं मिली है। और ऊपर होने के बाद हमने देखा है कि कहीं इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, कहीं धीरे धीरे फ्लक्चुएशंस हुए हैं, रेपो रेट में चेंजेस होने की वजह से ये जी जैसे प्रोड्यूस और जीएसटी से रिलेटेड भी चेंजेस कभी आई है बजट के पहले और बजट के दौरान और बजट के मध्यम वर्ग में। तो अगर हम समझ सकते हैं कि मध्यम वर्ग को ध्यान रखते हुए अगर ये बजट लिया जाएगा तो ऑफकोर्स लोकसभा में उसकी रहेगी। और इसकी अटकलों का एक सबसे बड़ा उदाहरण दे सकता हूँ जो अभी चली है, वो है पेट्रोल के दाम। पेट्रोल के दाम में एक रूमर जरूर अभी उठा है कि 5 से 10 रुपए तक उसकी दाम कम हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार अगर बजट में कुछ प्रावधान करके इन कीमतों पे कंट्रोल लगाने का अगर कुछ प्रोविजन ला सकती है तो वो हमें इस बजट में खासतौर से देखने को मिलेगा। और मोदी सरकार पिछले उन सेक्टर्स जो पहले छोड़ती आई है, खासतौर से सर्विस सेक्टर, इन इस बजट का ज्यादातर फोकस देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। मंजू त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी, इसको लेकर क्या कहेंगी? जिसे मैंने जिक्र किया, दो लोगों से पूछा भी कि पीएम किसान सम्मान निधि जो दी जाती है उसमें बढ़ोतरी की ऐसी बातें सामने आ रही है, हो सकता है ऐसा, अभी कंफर्मेशन ऐसा नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसी हलचल मची हुई है कि बढ़ोतरी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव से पहले सरकार की फितरत है कि ढोल नगाड़े पीट पीट कर छोटी छोटी योजनाएं देकर किसानों को लुभाने के अलावा और कोई काम नहीं करती है। और ये जो है छोटी योजनाएं लुभाने के लिए देकर उनका नुकसान कर रही है ये गवर्नमेंट। अगर इतना ही किसानों के हित की पीएम सम्मान निधि देना चाह रहे हैं, इतने ही उनके हित की बात है, तो इन्होंने एमएसपी क्यों नहीं लागू की? चीजों पे जिसपे लागू भी की वो संबंधित चीजों पे लागू की जो कि पर्याप्त नहीं है। आप देख रही है मैडम की खाद के जो जो खाद का कट्टा 45 किलो का आता था, उस कट्टे को 40 केजी कर दिया गया, उसका रेट बढ़ा दिया गया। तो ये इस तरह से योजनाएं ला लाकर किसानों को महंगाई बढ़ाकर चलने का काम कर रहे हैं। 30 साल के बाद 20 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया, जो भी पर्याप्त नहीं है। और आप देखिए इलेक्शन से पहले ये सब काम करते हैं, 3 साल 4 साल ये कोई काम नहीं करते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो बहुत लुभावने योजनाएं देकर ये जनता को गुमराह करने का ये काम करती है। आपने देखा ही कि इलेक्शन से पहले कि इन्होंने राजस्थान में कहा था कि हम 450 रुपए में बहनों को गैस देंगे, और जैसे ही इनका आज तक सरकार आई इन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। और एक बाई इलेक्शन हुआ उसमें ये हार भी गए इसी कारण। यही नहीं, वहां पर जो पुरानी पेंशन स्कीम चल रही थी उसको भी इन्होंने खत्म कर दी। और पेंशन के मामले में ये किसका हित करते हैं? इन्होंने सेना को नहीं छोड़ा, अग्निवीर योजना लाकर उनके मुंह से निवाला छीनने का काम किया। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना लुभाने के लिए वो बेचारे मामा जी लाडली बहन बहनों के भाई बनकर योजना का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और जैसे ही इलेक्शन
जीते इन्होंने उस योजना को खत्म कर दिया और बहनों का भाई कहाँ गायब कर दिए हो गए ये पता दरकिनार कर दिया गया बीजेपी। इसलिए कुल मिलाकर ये खाली ढोल पिटते हैं, ढोल नगाड़े बजट आने से पहले, इलेक्शन आने से पहले, लेकिन धरातल पर ये उनको लागू नहीं करते, केवल जनता से छल करने का काम करती है गवर्नमेंट और कुछ नहीं। ठीक है प्रमोद सिंह राजन जी, इनके चाल चरित्र और चेहरा जी मंजू जी इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं है और वो जनता को वो बातें। ठीक है प्रमोद सिंह राजन जी, जैसे किसानों की बात होती है एमएसपी पर सवाल खड़े हो जाते हैं, तमाम महंगाई पर सवाल खड़े हो जाते हैं और अभी कहा जा रहा है कि किसानों की जो सम्मान निधि है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। आपको क्या लगता है इसको लेकर? देखिए हमारे अन्नदाता किसान जो हैं उनके लिए अगर कोई योजना सरकार लाने के लिए प्रयास कर रही है, उनको खुशहाल करने की योजनाएं बना रही है, तो ये कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये हमेशा कहते हैं कि योजना चुनाव के पहले ला रहे हैं। अरे भाई, हमने इसके पहले 5 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने रसोई गैस से के कनेक्शन, मुफ्त कनेक्शन दिए, उनके 2-2 सिलेंडर हम लोगों ने मुफ्त देने की योजना बनाई। इसके अलावा यदि गरीब किसान को, अन्नदाता को, जो हमारे पूरे देश को अन्न प्रदान कर रहा है, जिससे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ सुविधाएं मिल रही हैं जिससे कि वो अपने खेतों के लिए बीज, खेतों के लिए उपकरण या बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं। आपने देखा होगा स्नेहा जी कि जिस तरह से ट्रैक्टर देने की योजना, किसानों को खेतों पर सोलर पंप लगाकर जिससे उनकी बिजली खपत बचाने की योजना, उसमें 40% बहुत सारी योजनाएं सरकार बजट में लाने वाली है। आपने देखा ये लोग कह रहे हैं हम लोग चुनाव में, हम लोग तो कोविड के समय से ही लगातार 80 करोड़ लोगों को, जो हमारा अन्नदाता, उसमें बहुत सारा अन्नदाता 90% अन्नदाता राशन देने का काम कर रहे हैं। उनकी परिस्थितियों को देखकर हम लोग योजनाओं को लाते हैं और उन योजनाओं को हम लोग धरातल पर लाते हैं। देखिए गरीबों को, चाहे किसानों को हम लोगों ने मकान उपलब्ध कराने का काम किया, किसानों को हम लोगों ने शौचालय उपलब्ध कराने का काम किया, किसानों को हम लोगों ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया। हम लोगों ने तो नहीं मना, साल सरकार रही किसान सम्मान निधि न दीजिए, किसानों की भावनाओं को समझा, उनकी मजदूरी को हमने देखिए बहन जी, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। तो जो भी योजनाएं हम लोग लाए, मनरेगा को, योजनाओं को भी हम लोगों ने जिस प्रकार से इन लोगों के प्रधानमंत्री कहते थे कि भाई भेजते हैं तो वहां 5 पैसा ही पहुंचता है, तो ये सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें थी और इनके पास बोलने का कुछ मुद्दा नहीं है, तो ये कुछ भी बोल देंगे कि कहां पर राजस्थान में क्या हो गया, मध्य प्रदेश उसकी सच्चाई जब आपको मालूम हो जाएगी, उसके बाद टीवी पर बैठ के बोले किसने वहां पर पेंशन बंद कर दी। आप स्नेहा जी बताइए कि आपने कोई ऐसी खबर सुनी या कोई ऐसी खबर चलाई कि वहां पर कोई पेंशन बंद की गई या कोई लाडली बहन योजना बंद की गई। हम लोगों ने यूपी में जब हमारी सरकार आई, हमने किसानों के ऋण किए, तो ये किसान मजदूर और ये सबकी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री है, साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप देख रही हैं देश से गति विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। ठीक है जी, मंजू जी आप कुछ बोल रही थी। आपने सुना ना इनकी बड़ी बड़ी बातें, किसान क्या लेके, मनरेगा कौन लेके आया, इंदिरा आवास योजना कौन लेके आया, ये शायद भूल जाते हैं ये लोग अपनी बड़ी बड़ी बातों में। महंगाई, बेरोजगारी और नारी असुरक्षित इनकी सरकार में, और ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने बंद नहीं किया। बताइए, आप बताइए, इन्होंने नई पेंशन स्कीम जो लागू कर दी है, इन्होंने अग्निवीर जैसी योजना कौन लेके आए, ये लेके आए। ये जो है इस तरह से इनका जो है, आप देख लीजिए महंगाई किसानों के साथ। खाली ये लोग कहते हैं कि 15 लाख महिलाओं के खाते में आ गए, जो ये कहते हैं बार बार ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया। गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ा है आप बताइए, और वो बेचारी औरतें मजबूर है उस सिलेंडर का करेंगी जब इन्होंने 1200 रुपए की गैस कर दी थी।
जब 50 रुपए की गैस थी देश में, तब स्मृति ईरानी जी सिलेंडर रोड पे लेके बैठ के हंगामा करती थी, और जब 1200 रुपए गैस हो गई तो गायब हो गई। जब एक किसी महिला के साथ कोई बलात्कार हुआ, कुछ हुआ, तो स्मृति ईरानी जी हमारी सरकार को बेचने का काम करते थे, मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। आज स्मृति ईरानी अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसके बाद एक से एक आए दिन केसेस हो रहे जिसमें इनके भाजपा के मंत्री के बेटा लिप्त है, तो आज स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं मोदी जी को चूड़ियां बेचने का काम करती हैं? ठीक है, तो इनके चाल चरित्र और चेहरा जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इनकी तो क्या जो है मंत्री कहती है हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, अगर प्याज महंगी हो गई 200 रुपए किलो लहसुन चल रहा है। ठीक है, मैं एक एक करके जाऊंगी प्रमोद जी निर्मला सीतारमण जी कहती मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती। ठीक है जी, प्रमोद जी बोलिए। देखिए, विषय को भटकाने का प्रयास कर रही हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं। विषय अन्नदाता के जो आपने विषय आज का रखा है, उस विषय पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सी चीजें बोलने को हैं। तो ये विषय को भटकाने का काम कर रही है। हमारी जो सरकार है वो अन्नदाता किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील है, और ये सरकार, देखिए जनता ने इसीलिए इनको हर जगह से नकार दिया। ये लोग पूरे आ रहे हैं। आप देखिएगा स्नेहा जी, जिस तरह से इनका ठग बंधन जो टूट रहा है, वो क्यों टूट रहा है? तो आप ये देखिएगा, ये जो अन्नदाता को हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, किसानों, गरीबों, दलित, मजदूरों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो इसी का परिणाम है कि हम लोग लगातार हर जगह सरकार बना रहे हैं और इनकी जमानतें जब्त होती। कुछ कहेंगे मनरेगा खत्म कर दिया, इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। तो ये अपनी पीछे जो कोई एक घटना हो गई उसको ही गाते घूमेंगे। तो इनके ये कोई बात का जवाब, अगर एक टॉपिक अन्नदाता किसान को, तो उसके बारे में बात करें, खाद की बात करें, बीज की बात करें, किसानों की बात करें, पंप की बात करें, पानी की बात करें। इकट्ठा कर तो दिया, 45 किलो की जगह 40 किलो करके किया था अपने अन्नदाता का न्याय किया। तो कोविड में किसान किस तरह से पैदल पहुंचे अपने घरों को, रोड पर लाशें जो है गंगा किनारे लाशें बिछी हुई थी, आपकी सरकार का चाल चरित्र चेहरा उस समय भी दिखाई दिया था। जिनके कोविड जो आप कह रहे हैं, आप लोग तो समझ में नहीं आ रहा इनको ना बोले तो बहुत अच्छा होगा भाई। उस कोविड, आपको ज्यादा समझ आ रहा है। कोविड के बाद देश ने बहुत सारे चुनाव हुए और उस चुनाव में जनता ने आपको नकार दिया और जनता ने हमको स्वीकार किया, क्योंकि हम बेहतर हैं। हम लोग देश के भविष्य को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। हम लोग किसान को लेकर बहुत संवेदनशील हैं, और जितने हमारे ओबीसी के वर्ग के लोग हमको लेकर बहुत संवेदनशील का प्रयास। ठीक है, ठीक है आलोक सुधी जी, आप तो हर जगह से चुनाव जनता आपको नकार दे रही है, क्योंकि आपकी नीतियां अच्छी नहीं रही है। सबका सबका विकास नहीं, सबको गुमराह करने का काम आपकी सरकार कर रही है। ठीक है आलोक सुधी जी, अब आप मैं एक एक करके इनकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात ये थी कि इंदिरा आवास योजना, ठीक है, आप देखिए ये नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, और इसके दो पार्ट है, एक ग्रामीण प्रधानमंत्री है और एक आपकी जो है शहरी है। आप आंकड़े देख लीजिए कि इंदिरा जी के नाम पे जो योजना कांग्रेसियों ने चलाई थी उसमें कितने मकान बने थे। आज आप उठा के देख लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे शहरी हो ग्रामीण हो, 2 करोड़ से ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा जो है आवास बनाए दिए थे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बॉस बोला था कि आपने तो हमारी पूरी आबादी को एक एक मकान बना के दे दिया। तो इतना अंतर है। देखिए कोई भी सरकार होगा, रोटी कपड़ा और मकान उसका जो है परम कर्तव्य होता है, उसके बाद सड़क पानी बिजली आता है, फिर आपका आता है स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार, ये 3 चरण होते हैं। तो जो 70 के दशक से 80 के दशक में रोटी कपड़ा पे थे, उसके बाद आपने देखा था, आप तो मध्य प्रदेश में रहती हैं, बिजली पानी सड़क जिसकी कितनी गंभीर स्थिति कांग्रेस की सरकार ने कर दी थी रहे थे। उसके बाद आपके जो मामा के नाम से पॉपुलर है, उन्होंने आया 18 साल रहे, उन्होंने सरकार इसको किया, और अब जो भी समय चल रहा है वो शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य पे बात चल रही है। स्वास्थ्य में देखिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा जो गरीबों क्या है स्नेहा जी, मेरे 5 लाख का, मेरे पास खुद ही 3 लाख का है, 17,000 उसकी मैं साल भर में इंश्योरेंस देता हूँ।
तो ये जो सरकार है जो नेशनलिस्टिक एटीट्यूड लेके आई है, उस पर जो काम कर रही है वो है। हम यहाँ विलक्षण सक्सेना जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं कि जो हम जैसे मिडिल क्लास हैं उस पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। विशेषकर आपने देखा था पेट्रोल दाम जो है कम नहीं कर पाए थे क्योंकि कारण था केवल जो सरकारों के पास, चाहे वो आपकी केंद्र सरकार, उसके पास ऑयल और ये आबकारी है, इसी पे था बैट को ठीक है सरकार थी स्टेट गवर्नमेंट की, तो उन्होंने अपने बेड के वैल्यू को कम किया था। लेकिन जो आपके आगे सरकार थी वो नहीं करती थी। मैं राजस्थान में जब था तो कुछ पेट्रोल पंप बंद हो गए जो आगरा के पास थे, कहीं भैया यहाँ पेट्रोल ही नहीं भराता है, यहाँ तो 10 लीटर का फर्क आ रहा है डीजल में। तो ये सब चीजें हैं, काम चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप देखती हैं कि जो इकोनॉमी है बड़ी स्टॉक होती है, उसकी जो कैलकुलेशंस होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे आप की बात करती है, कुल 13 से 14 लाख करोड़ रुपए आपका टैक्स आता है, पूरी एमएसपी दे देंगे वो 23 से 24 लाख करोड़ की है। इसलिए आपको जो किसान के जो रिफॉर्म्स आए थे 3, उस पे जो टूल किट ने जो हैमरिंग की है, दैट इज नॉट गुड। वो देश के लिए हितकारी नहीं था, उसको आना था, उसको और बेहतर तरीके से पार्लियामेंट में डिस्कस करके लागू देशर होता। तो ये विपक्ष है, कभी साइकिल पे कभी साइकिल पे, हम तो देखते चले आए हैं। जब भी देश आगे की तरफ बढ़ता है तो देश में बहुत से ऐसे घर में होते हैं जो एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है, वो भारत हो रहा है और चल रहा है। ठीक है, विलक्षण जी। जी विलक्षण जी बोलिए। जी मेरे यहाँ ध्यान, मतलब क्योंकि हम सभी पैनलिस्ट को यहाँ पर सुन चुके हैं, सभी का एक फोकस यहाँ पर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ सब मिस कर रहे हैं। एट दिस करंट जंक्चर, जहाँ पर हमारे देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन के लिए हम आगे बढ़ जा रहे हैं, और उसके बाद हम इस बात पे फोकस करना चाह रहे हैं कि देश में आयात कम हो, निर्यात ज्यादा हो, एक्सपोर्ट बढ़े जितना ज्यादा बढ़ सके के लिए। लेकिन करंटली क्या गवर्नमेंट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं to support the financial conditions of upcoming industries in the current scenario? हमें यहाँ पर ये देखना जरूरी होगा कि क्योंकि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, बहुत बुरी आदत सभी राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने के लिए लग गई है, वो है रेवेन्यू। यहाँ पर समाज में भी किसान की जो हम देखते हैं, इसको अगर हम देखा जाता है, इंडिया फ्री इकोनॉमी बनती जा रही है। व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा सम्मान निधि देने की बात हो, यहाँ पर हर पार्टी ने एक रास्ता अपना लिया है कि टैक्स पेइंग जनता, और यहाँ पे फोकस देना बहुत जरूरी है क्योंकि देश की इकोनॉमी का पूरा हालात मध्यम वर्गीय टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है जी। और जब इन्हीं के टैक्स पैसों से बड़े लोग, जब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गैम्बल करते हैं तो उन्हें बेल आउट मिल जाता है। किसान जो होते हैं, आम कर्मचारी होते हैं, उनको एक सम्मान बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन मध्यम वर्गीय को कुछ नहीं मिलता। और जहां तक रही अपकमिंग इंडस्ट्री की बात, भारत आज की डेट में अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है तो वो सिर्फ लघु और सूक्ष्म उद्योगों के आधार पर ही बन सकता है। और यहाँ पर जो युवाओं के द्वारा नवाचार किया जा रहा है, इन इंडस्ट्रीज को कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स, लेबर बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, यहाँ तक कि लोन जैसी सुविधाएं भी जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बिना किसी को लाके, चाहे वो स्किल इंडिया के अंदर हो, चाहे मेक इन इंडिया के अंदर हो, अलग अलग कैंपेन्स के अंदर हो। लेकिन क्या ये इनफ है? एट द एंड ऑफ द डे हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना होगा कि कोर इशू आता है कि भारत में धीरे धीरे परचेजिंग पैरिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर हम कोई भी डेटा को इंडिकेट करते हैं तो जब ये देखा जाता है कि लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है, तो वो इस बात को इंगित नहीं करती कि ज्यादा लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है, बल्कि कुछ सेलेक्टेड हायर ग्रेड, अपर मिडिल क्लास या लग्जरी बेस्ड लोगों की ही खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, और इसी के बेसिस पे ज्यादातर आधार लोगों का आगे बढ़ रहा है। तो इकोनॉमी में पैरिटी बहुत जबरदस्त बढ़ रही है एट दिस पॉइंट ऑफ जंक्शन सरकार को। और क्योंकि मोदी सरकार हमेशा सख्त डिसीजन लेने में कामयाब रही भी है और लोगों का उन्हें जन समर्थन भी मिला है, ठीक है, यहाँ पर मोदी सरकार को एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी हो गया है कि रेवड़ियों का कल्चर जो चुनावी माहौल में बनता गया है, पिछले 5 राज्यों के चुनाव हो चाहे उससे पहले हो, उसको इस बजट के थ्रू कब किया जा सकता है, कब किया जा सकता है। और बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को मिल सकता है जो क्षमा कीजिएगा,
उनको मिल सकता है जो इसको वेल डिजर्विंग लोग। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विलक्षण सक्सेना जी, आपने एक बात बहुत सही की कि मीडियम क्लास कहीं ना कहीं सफर करता नजर आ रहा है। बिल्कुल तमाम योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत देश के मीडियम क्लास के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल जैसा कहते हैं कि जैसे आपने इकोनॉमी की बात करी और खर्चे की बात की कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो खर्चा कर सकता है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो मीडियम क्लास बीच में है वो कहीं ना कहीं सफर करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर मैं मंजू जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी कि आपको क्या लगता है। मीडियम क्लास की जैसे बात आई और रेवड़ियों की भी बात की जैसे विलक्षण जी ने, तो ये रेवड़ियों का कल्चर आखिर देखिए दोनों पार्टी अपना रही है। मैं किसी भी पार्टी की बात करूं तो रेवड़ी का कल्चर देखने को मिल रहा है, इसको खत्म होना चाहिए क्योंकि ये सारे लुभाने के काम। आपको क्या लगता है? ये जो गवर्नमेंट है ये इलेक्शन से पहले रेवड़ियां बांटने का काम बिल्कुल करती है छोटे छोटे किसानों को। अगर इतना ही अभी कह रहे थे भाई साहब बीजेपी के भाई साहब कि हम अन्नदाता, अरे भाई अन्न उनके हित की बात करते हैं, एमएसपी क्यों नहीं लागू की, क्यों उनको रोड पे आंदोलन करने के लिए मजबूर किया? इतने बड़े बड़े आंदोलन, किसानों की मौत हो गई कितने किसानों की, लेकिन एमएसपी आपने क्यों नहीं लागू किया? तो अगर आप अन्नदाता के इतने ही हिमायती है तो ऐसा आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया जी? और जहां तक कांग्रेस की बात आप कर रही हैं, हाँ जी मंजू जी, जैसे कि आपने कहा ना कि ये रेवड़ियां लेकर आते हैं, जैसे अब सत्ता पक्ष की अगर बात कर रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, लोग कह रहे हैं ऐसा और सत्ता पक्ष भी कहता है कि विपक्ष भी तो बहुत सी रेवड़ियां लेके सामने आता है। अभी लोकसभा चुनाव में बहुत सी रेवड़ियां सामने आएंगी विपक्ष की, फिर उसको क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष अगर कहता है, नहीं विपक्ष अगर कहता है तो करके दिखाता है। आप तेलंगाना में जहां जहां हमारी गवर्नमेंट है, जो जो हमने योजनाएं कही थी वो सरकार ने लाया है। और जहां तक ये बात कहते हैं किसानों के लिए और इसकी योजनाओं के लिए, जब देश आजाद हुआ था हमारा देश कितनी शहादत दी थी इस पार्टी ने, और जब हमारा देश आजाद हुआ स्थिति क्या थी, क्या परिस्थिति थी? अगर आप रोड बना रहे हैं अच्छी बात है, रोड बना रहे हैं, लेकिन जब देश आजाद हुआ था हमारे पास पानी नहीं था। अगर इस तरह की डैम ना बनाए गए होते, भाखड़ा नंगल डैम, पैटर्न डैम, ये सारे डैम्स ना बने होते तो आज हमें पानी कम है। हरित क्रांति को लेके आया कांग्रेस पार्टी, लेके आए गेल, ओएनजीसी, ये सब कौन लेके आया? अगर हमने कहा है तो हमने किया है। और हमारी गवर्नमेंट ये नहीं है कि युवाओं को नौकरी देके और क्या बोलते पेंशन खींच लो जिससे बुढ़ापे में उनका कोई साथी ना हो। ठीक है, हमने अगर किसी सरकारी नौकरी, ठीक है मंजू जी, मेरे पास समय की सीमा है। मैं अभी प्रमोद जी के पास जाना चाहूंगी। जी प्रमोद जी। जी, जिस तरह से हर सरकार का एक अपना मैनिफेस्टो होता है, वो सरकार चुनाव लड़ने से पहले अपने मैनिफेस्टो को जारी करती है कि हम जनहित में क्या क्या कार्य करेंगे। तो हम लोग तो अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर रहे हैं। हमने किसानों के हित की बात की, हमने धारा 370 हटाने की बात की थी, हमने राम मंदिर बनाने की बात की थी, हमारे जो भी मुद्दे हैं हमने इस देश को इंफ्रा को बहुत आगे ले जाने की बात की थी। तो हम लोग आप देखिए हर अच्छा काम हो रहा है। अगर किसान खुशहाल हो रहा है, हमने किसानों को ग्राम गांव शौचालय बनाने का काम किया, हमने किसानों के यहाँ खेतों में पंप लगाने का काम किया, और हमने किसानों को यहाँ तक कि मुफ्त ट्रैक्टर तक देने का योजना। भाई किसान खुशहाल नहीं होगा तो इस देश का अन्नदाता खुशहाल नहीं होगा, तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? आपने देखा होगा पूरे विश्व में जब कोहराम मचा था उस कोरोना काल में, ये हमारे किसान ही थे जिन्होंने सरकार को 80 करोड़ लोगों को अन्न बांटने का काम, मुफ्त राशन देने का काम किया, तो इनके सहयोग से ही हो पाया है। तो यदि सरकार इन किसानों के हित के बारे में सोचती है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होता है? और दूसरी बात, जहां तक अभी भाई साहब कह रहे थे कि मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिल रहा है और टैक्स का पैसा उनकी जेब से जा रहा है, तो आप देखिएगा स्नेहा जी, टैक्स के स्लैब में जब कांग्रेस की सरकार से बीजेपी सरकार बनी, एनडीए की जब सरकार बनी, किया गया, आज आदमी की इनकम आय भी बढ़ी है। अगर टैक्स के स्लैब में है एक तरफ हमने वो किया, हमने एक टैक्स के स्लैब को
एक बढ़ावा दिया कि इतने दायरे में टैक्स नहीं पड़ेगा, और उसके बाद हमने आय को भी बढ़ाने का काम किया। अभी जैसा कि कह रहे थे हम लोग स्किल इंडिया के माध्यम से, ठीक है प्रमोद जी, विलक्षण जी की मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। इन माध्यमों से हम लोग जनता के प्रति विश्वास ठीक है विलक्षण जी, बहुत ही कम शब्दों में जी। विलक्षण जी, मैं प्रमोद जी की सिर्फ 2-3 बातें इंडिकेट करना चाहूंगा। वो सिर्फ इतनी है कि इकोनॉमिक समझने के लिए सिंपल से हमको ये देखने पड़ेंगे कि आप गलत इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके करंट सिचुएशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये वैसी बात हो गई कि किसी व्यक्ति का बैंक खाता खुलना देश की प्रगति का एक सूचक होता है, नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अगर खाते में पैसे ही नहीं होंगे तो वो सिर्फ एक वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट के माध्यम से, और उससे देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। जहां तक रही बात, तो आप इन्फ्लेशन का कंपैरिजन देखिए ना, इन्फ्लेशन का कंपैरिजन कैसा बना है। मध्यम वर्ग में जिस तरह के लोगों की पहले सेविंग कैपेसिटी थी वो कितनी खत्म हो गई है। आज हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है क्योंकि आपने ध्यान से देखा होगा क्रेडिट कंपनी ज्यादा अगर बेनिफिट कमा रही है भारत में, तो उसका नतीजा ये है कि लोग वो पैसा खर्च करने के लिए आमादा हो गए हैं क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है, वो पैसा खर्च करने के लिए आमादा हो गया जो कि ऑलरेडी उनके पास है ही नहीं। ठीक है विलक्षण जी, ये डेट ट्रैप है जो बनने जा रहा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर सही पॉइंट आउट करे मेरे बीजेपी के मित्र, तो हम डिस्कशन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है आलोक सोती जी भी बिल्कुल एकदम बहुत कम समय है, कुछ सेकंड 10 सेकंड। जी एक मिनट। हाँ, आज की जो इकोनॉमिक है वो स्पेंडिंग पे हो गई है। आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, सेविंग आपकी कम होती जाएगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी। बस उस रेशियो को आपको देखना है कि किस थ्रेशोल्ड तक ले जाना है, ऑप्टिमाइज करना है। जो काम जो है सरकार के अंदर बैठे बैठे जो बड़े इकोनॉमिक्स हैं वो कर ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए, और यहीं पे मैं चर्चा को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे कल से जो सत्र चालू होने वाला है, बजट सत्र, और उसमें तमाम चीजें सामने आएंगी। पीएम सम्मान निधि को लेकर हलचल मची हुई है कि इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। आगे देखना होगा कि किस तरह से बढ़ोतरी होती है, कितनी बढ़ोतरी होती है, ये भी देखना होगा, और क्या कैसे पेश आती है सत्ता पक्ष, किस तरीके की योजनाएं और बढ़ती है या फिर योजनाओं की राशियों में बढ़ोतरी होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।